स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के पहले चैप्टर यानी रियल नंबर को देखने वाले हैं और इससे जुड़े हुए सारे सवाल को हल करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के रियल नंबर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वास्तविक संख्या को जानना है, क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, और कुछ इनके उदाहरण को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का है वास्तविक संख्या, इस पे हम थोड़ा विचार करते हैं। इस पे हम संक्षिप्त में आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम वास्तविक संख्या के बारे में बात करें, रियल नंबर के बारे में बात करें, तो रियल नंबर जो है ये दो हिस्से में बटा होता है, जो कि एक आपका परिमेय संख्या होता है, एक आपका अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है तो ये आपको बता दें, परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसे आप p/q के रूप में लिख पाते हैं और यहाँ पे q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख पाते हैं तो वो आपका वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या तो होगा, साथ ही साथ उसको हम लोग परिमेय संख्या भी कहेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपकी जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो आपका परिमेय संख्या होती है, और जितनी पूर्ण संख्या होती है वो सभी के सभी आपके परिमेय संख्या होती है, और जितने पूर्णांक संख्या होते हैं वो सभी के सभी आपके परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, इनके अलावा अगर हम लोग देखें इनके अलावा क्या क्या है, तो यहाँ पे आपका भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सम संख्या और विषम संख्या, ये सभी के सभी आपके परिमेय संख्या में आते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में अगर हम जानें तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर वो अभाज्य हो, क्या हो, वो अभाज्य संख्या हो, तो फिर आपका क्या होगा, आपका वो अपरिमेय संख्या होगा। या इनके अलावा भी होता है कि वैसी संख्या जो दशमलव के बाद अपने ऑर्डर को यानी चेंज करता रहे, ठीक है, जो चेंज करता रहे, ऐसी संख्या को हम लोग जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर हम मिला दें तो इसी को हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। देखिए इसमें एक और चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा कि हम जब पूर्णांक संख्या के बारे में बात करते हैं तो पूर्णांक संख्या जो होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है तो देख लीजिए अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो ये 0 है, और 0 के बाद जो आता है वो आपका, अगर हम इस तरह से नंबर लाइन ले लें, देखेंगे आप यहाँ पे, ये आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और ये आता रहेगा। ठीक है, और इस साइड अगर देखेंगे तो -1, -2, -3, -4 और इस तरह से ये नेगेटिव में आता रहेगा। तो देखें जो ये आपका जो इधर जो देख रहे हैं ना राइट साइड, 0 के राइट साइड जो देख रहे हैं ये सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक है। इसी को धनात्मक पूर्णांक हम लोग कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, यह आपका धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद अगर हम इस तरफ देखें ये जितनी भी संख्या है इसी को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि यह आगे आने वाले सवाल में इसका हम यूज करेंगे। जब हम धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो आपको समझना होगा कि प्लस वाला जितनी भी संख्या होती है वो आपका धनात्मक है, और जो माइनस वाला होता है वो सभी के सभी आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसके बाद सम और विषम पे थोड़ी सी बात कर लें तो सम संख्या वो होता है जो 2 से पूरा का पूरा, है ना, भाज्य होता है, यानी उसमें भाग लग जाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आए, कोई भी संख्या हो अगर उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो हमारा सम संख्या होता है। और विषम संख्या के बारे में बात करें तो विषम संख्या वो संख्या होता है जिसके अंत में यानी 1, 3, 5, 7 और 9 आए, यानी 1, 3, 5, 7, 9 जिस संख्या के अंत में आ जाएगा उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। या सिंपली हम लोग ये भी कहते हैं वैसी संख्या जिस संख्या में 2 से भाग दें और पूरा का पूरा ना कटे तो वो आपका जो होता है वो विषम संख्या होता है। तो ये मोटा मोटी हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जाने। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब इसमें आता है प्रमेयिका जिसको हम लोग लेमा कहते हैं, और एक आता है एल्गोरिथम। तो लेमा क्या होता है, लेमा के बारे में अगर हम लोग जाने तो लेमा के बारे में कहा जाता है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो इसके मदद से
एक अन्य कथन को हम लोग सिद्ध करेंगे। यानी ये क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन, एक स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिथम पे आ जाते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम क्या होता है, सुपरिभाषित यानी चरणों की श्रृंखला है। क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप है, यानी स्टेप है, सीरीज ऑफ स्टेप। ठीक है, तो स्टेपों का क्या होगा, ये सीरीज होगा। ठीक है, अब देखिए श्रृंखला है जो विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में, यानी उसका सॉल्यूशन ढूंढने में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और इसी को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इस प्रक्रिया को हम लोग कलन विधि भी कहते हैं। ठीक है, कलन विधि के द्वारा इसको कहते हैं कलन, है ना, कलन विधि भी ये कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। तो देखिए प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके प्रयोग से हम अन्य कथनों को सिद्ध करेंगे। ठीक है, अन्य सवालों को भी हम लोग इनके मदद से हल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम क्या है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किसी भी सवालों को हल करने का एक तरीका होता है, उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, अब देखिए यहाँ पर आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या है, इनके बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। यहाँ पे कहा जा रहा है कि r का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि ये है क्या, यानी a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, और ये क्या अद्वितीय संख्या, यानी अद्वितीय, है ना, पूर्ण संख्या q और r के बारे में बात किया है। तो देखिए हम एक भाग लेते हैं और इस भाग के माध्यम से हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, 4 से डिवाइड किए हैं यहाँ पे हम 13 को, यानी 13 को। ठीक है, तो ये कितने बार में लग जाएंगे, 3 बार में अगर आप देखेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे बच गया कितना, बच गया यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिए ये जो आप 4 देख रहे हैं, इसको हम लोग अगर देखा जाए इसे, तो इसको कहते हैं हम लोग भाजक। क्या कहते हैं इसको, भाजक। और ये जो 13 देख रहे हैं, इस 13 को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं इसको, भाज्य कहते हैं। और ये 3 जो है, ये हमारा 3, इसको हम कहते हैं भागफल। ये क्या हमारा भागफल है, और ये हमारा शेष है, शेष कहें या इसी को हम लोग शेषफल के नाम से भी जानते हैं, शेषफल। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको देखें तो इसको हम डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर। ठीक है, और इसको डिवाइडेंट कहते हैं, डिवाइडेंट, और इसको कोसेंट कहते हैं, इसको कोसेंट कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। अब देखें ज़रा सा अगर इस पर हम लोग ध्यान दें तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और यहाँ पे शेष को जोड़ दिया जाता है या शेषफल को जोड़ दिया जाता है। इसी को अगर हम देखें, इसमें इंग्लिश में देखें तो इसको डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई करेंगे कोसेंट से, कोसेंट, और इसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर को इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक प्रकार का फॉर्मूला भी है, इसको आप याद रखेंगे। अब देखें हम यहाँ पे समझाना चाह रहे थे आपको कि a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो देखिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ रहे होंगे, तो है ना, यूक्लिड एक गणितज्ञ है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जिस संख्या से हम लोग डिवाइड किए हैं, यानी जिस संख्या से हम लोग भाग करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 से भाग दिए हैं 13 में, और ये 3 बार में लगा है और आपका शेष 1 बच गया है। ठीक है, जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग b कहते हैं। कौन का, ये कहा है यूक्लिड ने। ठीक है, जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं उसको a कहा जाता है। ठीक है, और जितने बार में यानी भाग लगता है उसको q कहा जाता है, और जितना रह जाता है उसी को यानी r कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए आपका जो भाज्य है वो क्या है, a,
यानी a बराबर आपका भाजक क्या है, तो भाजक देखेंगे यहाँ पे b है, और भागफल क्या है, तो आप देखेंगे q है और प्लस में r है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें कहा था कि r का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा, ये बात कहा। ठीक है, देख लें यहाँ पे ये बात कहा गया है। अब इस पे हम लोग आते हैं और इनको समझने की प्रयास करते हैं। तो देखिए हम सेम यानी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि ये r 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा कैसे है। देखें यहाँ पे अगर हम 13 में भाग लगा दें किन से, अगर हम यहाँ पे 4 से ही लगा दें, 4 से ही दिए थे, एक बार देख लें। ठीक है, तो 4 से ही हम भाग लगाएं। अब देखें यहाँ पे अगर हम कह दें आपको कि दो बार में हम लगा रहे हैं समझने के लिए, या अगर हम 2 बार में लगा दें तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया तो आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया। हकीकत में ये गलत है। क्यों गलत है कि आपका जो भाजक है ना अभी भी ये छोटा है शेषफल से, और डिवीजन क्या कहता है, भाग क्या कहता है कि जब भी आप भाग लगाए तो आपका जो भाजक होता है ये हमेशा छोटा होना, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए शेषफल से। यानी आपका 4 जो है ये हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, शेष से हमेशा बराबर होना चाहिए, ये भाग का नियम है। लेकिन क्या यहाँ पे ये बड़ा है 4 नहीं है, इसीलिए ये सवाल जो है अभी जो हम बनाए ये गलत है। ठीक है, इसीलिए जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 13 में और 3 बार में लगा लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो शेषफल है वो 1 आ गया। जो 1 जो है क्या है, 4 से छोटा होगा। देखिए 4 से छोटा है, क्या है, 4 से छोटा है, आप देख पा रहे होंगे, और इसीलिए ये आपका सही है और ये आपका गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम शेष की बात करें यानी शेषफल की बात करें तो शेषफल क्या आ सकता है इन 4 के लिए, क्या आ सकता है कि जब भी हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल में या तो 0 मिलेगा आपको, या आपको 1 मिल सकता है क्योंकि 1 4 से छोटा है, 0 भी 4 से छोटा है। आपको 2 भी मिल सकता है शेषफल में क्योंकि 2 जो है 4 से छोटा है। आपको 3 भी मिलेगा क्योंकि 3 जो है 4 से छोटा है। लेकिन आप यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि शेषफल में आपको 4 मिलेगा, आपको 4 नहीं मिल सकता है। क्यों, अगर ये 4 आ जाएगा शेष में, हाँ सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर 4 रहता तो क्या 4 एक बार में नहीं लग जाता, बिल्कुल लगता। इसीलिए हमारा जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पे 4 नहीं होगा। ठीक है, तो शेषफल में यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो r है, r क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो था सवाल में कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, इसी पे हम लोग बात कर रहे थे। अब अगर इस सवाल को हम यहाँ पे पुट करें तो देखिए हमारा जो r है, देखिए 0 है तो इसका मतलब है 0 के बराबर भी हो सकता है, और 0 से बड़ा है कौन, 1 2 3, 0 से क्या है ये बड़ा है, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये जो है r है, ये क्या है r है। लेकिन यहाँ पे b से छोटा है, b से क्यों छोटा है, b का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू 4 है। इसी चीज़ को वहाँ पे दर्शाया गया कि हमारा जो शेषफल होना चाहिए जिस संख्या से भी हम भाग दें उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और चीज़ को समझने की प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर हम पीछे आएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो ये बताया गया कि 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, और r जो होगा हमेशा b से छोटा होगा, b का वैल्यू जो भी हो उससे छोटा होगा, और r का जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। यहीं पे हम देख लेते हैं, इन दोनों को फिर से हम समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए 3 से यहाँ पे 4 से भाग लगाए थे, 4 से भाग लगाए थे 13 में और 3 बार में लगा था। अब देखें यहाँ पे आ गया क्या चीज़,
शेषफल 1। अब देखिए एक ऐसी अद्वितीय यानी यूनिक पूर्ण संख्या मिलेगा और वो पूर्ण संख्या क्या है क्यू फॉर कोसेंट होता है और कोसेंट कितना आ गया आपको 3, जो कि हमारे पास क्या दिया हुआ था केवल 4 दिया हुआ था और 13 दिया हुआ था, लेकिन 3 कहाँ से आया, एक यूनिक पूर्ण संख्या होल नंबर मुझे प्राप्त हुआ, इसी को कहते हैं हम लोग क्यू का वैल्यू 3 हो गया। और यहाँ पर जो शेष देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शेष दिया नहीं था, जो हम भाग करते हैं तब एक नई संख्या क्यू के रूप में और शेषफल के रूप में यानी आर के रूप में मिलता है, जो कि हमारे पास 1 है। ठीक है, इसी बात को दिखाया कि अगर 2 संख्या दिया रहेगा है ना, 2 धनात्मक पूर्णांक, तो 2 धनात्मक पूर्णांक मुझे क्या दिया हुआ था 4 और 13 दिया हुआ था। जब 4 और 13 दिया और हम भाग लगाए तो हमको 2 यूनिक नंबर मिला क्यू और आर। देखिए क्यू क्या मिला 3 और आर कितना मिला 1, जो कि हमको दिया हुआ नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका आर है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग सवाल पे आते हैं और सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल हम लोग आते हैं और यूक्लिड के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको हल किया जाता है। पहला सवाल देखेंगे, ये कहता है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। HCF निकालना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसके माध्यम से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद दिया गया सवाल जो है उस सवाल को लिखेंगे 4052। ठीक है, और जो दिया हुआ है कितना 12576 ये दिया हुआ है, इसको हल करेंगे किसके माध्यम से, तो कहा गया है यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे हम विभाजन लिख दिए और एल्गोरिदम। ठीक है, इस माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और आपका r जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, b से होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 संख्या हमको दी हुई है तो हमको तीसरी संख्या मिलेगा। और यहाँ पे अभी हम जस्ट पीछे आपको बता चुके हैं कि एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप। तो चलिए हम लोग पहला स्टेप लेते हैं, स्टेप फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप लेते हैं और पहला स्टेप क्या है कि जो आपके पास छोटी संख्या है उस छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या कितना है 12576, इसमें हम लोग भाग लगाएंगे। ठीक है, और कहाँ लगाएंगे, आप भी कॉपी के किसी है ना बाजू में या आप रफ लिख लेंगे बगल में, और वहाँ पे हम लोग भाग लगाएंगे। यानी 4052 से भाग देंगे 12576 में, 12576 में। ठीक है, देखें कितनी बार में लगता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर 3 बार में लगाएं तो 4 तिया 12, 3 पचे 15, 4 तिया 12, तो 3 बार में लगाते हैं। 3 दूना 6, ठीक है, 3 पचे 15, हाथ से लेकर रह गया और 1 लगा देंगे, और 3 चौके 12। ठीक है, इनको घटा लें, जब हम घटाते हैं तो बच जाता है 0, और 7 में से 5 को घटा लीजिए बच जाएगा 2, 5 में से 1 को घटा लीजिए 4, और 2 आपका तो 0 हो जाएगा। ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा बीच वाला जो संख्या होता है उसको a कहते हैं, जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसको b कहते हैं, जितने बार में लगता है उसको q कहते हैं, और जो रह जाता है उसी को r कहते हैं। तो हमारा स्टेप क्या था, यही ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 12576, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4052। ठीक है, गुना शेष भागफल कितना हो जाएगा 3, और शेष कितना रह जाएगा, तो शेष रह गया आपको 420, कितना 420। और शेषफल जब तक आपका 0 के बराबर ना हो तब तक इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये हमारा 0 के बराबर अभी नहीं आया है, ये हमारा पहला स्टेप था। अब हम लोग दूसरा स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे। अब देखें जो आपका
आपके पास जो आप दो संख्या है वो दो संख्या, एक रह गया आपको 4052 और दूसरा संख्या आ गया आपको 420। ठीक है, अब देखिए आपके पास पहला संख्या 4052 और दूसरी संख्या आपके पास रह गया कितना, तो 420। तो 420 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। 420 भागा 4052, इसमें आप भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितनी बार में लगेगा, अगर एक बार में लगाने की कोशिश करते हैं तो ये 405 है और ये 420 है, तो नहीं लगेगा। आप कितनी बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कितने से, अगर 9 से लगा लेते हैं, तो 9 से अगर लगाएंगे तो 0 को 9 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा, और 9 दूना 18। ठीक है, बच जाएगा आपके पास हासिल में 1, और 9 चौके 36 में 1 जोड़िए 37 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा लें, ये हो जाएगा 2, ये रह जाएगा आपको यानी 15। ठीक है, 15 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये है 9 में से गया 2 और ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ए बना वो हो गया आपके पास यानी 4052, और बी हो गया 420, क्यू हो गया 9 यानी 9, और आपके पास आर है 272। ठीक है, क्या है 272। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए की जगह पे हम लिखेंगे 4052। ठीक है, 4052। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बी है, बी की जगह पे क्या है 420 गुना क्यू कितना है 9, और आपका शेषफल कितना है 272। ठीक है, अभी भी देखिए शेषफल 0 नहीं आया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अगर आगे बढ़ें तो हमारा स्टेप थर्ड आएगा। स्टेप थर्ड क्या है उसको भी हम लोग हल करते हैं। स्टेप थर्ड, तीसरा स्टेप देखिए क्या होगा, जो आपके पास छोटी संख्या है इसी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या में 420 में। कितने बार में लगेगा, तो यहाँ पे अगर हम 2 बार में लगाएं तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे एक बार में लगाएंगे 272। ठीक है, घटा लें तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 1 यानी 11 हो जाएगा। 11 में से 7 घटेगा तो 4 बच जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से तो 148 शेषफल रह गया। अब देखिए ए आपके पास ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा, और ये आपका आर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए हो गया हमारे पास 420 बराबर में बी 272, क्यू 1, और शेष जो है वो हमारे पास 148 है। अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, इसीलिए हम क्या करेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, यानी अगला स्टेप ले लेंगे। स्टेप हमारा ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब स्टेप 4 क्या हो जाएगा, 148 से भाग लगा देंगे किसमें 272 में। कितने बार में लगेगा, तो ये लग जाएगा आपको एक ही बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार में आपको 200 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। एक बार में ही लगाएंगे, तो एक बार में लगाएंगे 148, 12 में से 8 घटेगा 4 बचेगा, और 6 में से तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 1। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आपका आर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर के जगह पे कितना है 124 है। कितना है 124। शेषफल अभी भी हमारा 0 नहीं आया है, इसीलिए हम शेषफल 0 नहीं आने के कारण स्टेप हम लोग 5 ले लेंगे। स्टेप 5 क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेप 5 हो जाएगा कि 124 से हम लोग क्या करेंगे भाग लगा देंगे 148 में। कितने बार में लगेगा, ये भी एक बार में लगेगा 124। ठीक है, घटा लीजिए, 8 में से 4 घटाएंगे 4 में से 2 गया 2 और 1 है, कैंसिल कर दीजिए, या आप फिर 0 भी लिख सकते हैं। ये आपका ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आपका आर है। तो हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर की जगह पे 24।
ठीक है। और शेषफल अभी भी हमारे पास 0 नहीं आया है। नहीं आने के कारण स्टेप हम लोग 6 ले लेंगे। स्टेप 6 क्या होगा कि 24 से भाग लगाएंगे, 24 से भाग लगा देंगे 124 में, ठीक है, 124 में। तो देखिए कितने बार में लग जाएगा। तो ये आप कितनी बार में लगाएंगे, तो अगर हम 9 बार में लगाते हैं, 9 चौके 36, 9 दूना 18, ओह ये तो हम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, नहीं इतना नहीं लगेगा। कितने बार में लग जाएगा, 5, 6 बार में, 6 दूना 12 नहीं 5 बार में लग जाएगा। 5 से लगाते हैं, 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 10 दो 12, ठीक है। बच जाएगा कितना, 4, और ये आप काट सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका A है, ये B है, ये Q है और ये आपका R है। देखिए तो हम जानते हैं A बराबर, यानी A कितना है 124, B कितना है 24 और Q कितना है तो 5 और आपके पास R कितना है तो 4। शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है। शेषफल 0 नहीं आने के कारण स्टेप हम लोग 7 लेंगे। स्टेप 7 क्या हो जाएगा, इस पर भी ध्यान देंगे। देखिए क्या लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 4 से भाग लगाएंगे किस में, 24 में, और ये 6 बार में ये लग जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 आ गया। अब ये आपका A है, ये B है, ये Q है, ये आपका R है। तो हम लोग जानते हैं ये स्टेप हमारा 7 है। तो A बराबर B की जगह पे 4, Q की जगह पे 6, और यहाँ पे देखेंगे शेषफल 0 आ गया। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, यानी अब इससे आगे हमारा कोई स्टेप नहीं होगा। जब नहीं होगा तो जिस संख्या से यानी शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 0 मुझे मिला है, वही हमारा SCF हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे यानी कितना था 4052 और 12576 का HCF कितना आया 4, यानी 4 से यानी लगा है, यानी हम कह सकते हैं कि अतः 4052 और 12576 का HCF कितना आया 4 आया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड डिवीजन यानी विभाजन परिमेय के मदद से। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे, और उसको भी इसी मदद से यानी इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए विषम संख्या है हम आपको बोले थे, तो विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो सवाल दिया गया है ना, उस सवाल को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 2q है। अब देखिए 2 क्या है और q क्या है, तो हम जानते हैं कि 2 हमारा भाजक है और q क्या है, तो ये हमारा शेष यानी भागफल है। और हम जानते हैं ये अगर हमारा a होता और ये हमारा b होता और ये r होता, तो हम जानते हैं a बराबर b और q + r होता है, ठीक है। तो b की जगह पे 2 और q की जगह पे q ही आया है, ठीक है, q ही आया है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b है। क्या मानेंगे, a तथा b है, ठीक है। यहाँ तक आप मान लेंगे। जहाँ b बराबर आपको ये 2 मानना है। क्या मानेंगे, ये 2 को मानेंगे, जहाँ b बराबर 2। जब आप b बराबर 2 मान लेंगे तो आप बताइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या कहता है, प्रमेय से ये क्या कहता है, तो ये कहता है हमारे पास कि a बराबर BQ + R।
और r जो होगा b से छोटा होगा। यही बात हम लोग जानते आए हैं। तो देखिए अब a की जगह पे तो a होगा, देखिए a की जगह पे a होगा, ठीक है। अब देखिए b की जगह पे क्या आएगा, तो 2 आएगा। b की जगह पे क्या आएगा, ये 2 आएगा। नहीं तो आप यहाँ देखें, हम माने भी है b की जगह पे 2, q की जगह पे q ही होगा और r की जगह पे r ही होगा, ठीक है। इतनी बात अगर हम और आप समझ गए तो ये सवाल समझिए बन गया, ठीक है। अब देखिए r जो होगा हमेशा छोटा होगा b से, और b की जगह पे क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है कि r छोटा होगा 2 से, तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए। ये हम पीछे यानी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला स्टेप हम लोग लेंगे, और स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट में हम जानते हैं कि a बराबर b q प्लस r होता है। और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, तो 2 दिया हुआ है। b का वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम 2 लगाएंगे। और r का वैल्यू क्या है, पहले स्टेप में 0 रखेंगे, यानी 0 रखेंगे। तो क्या हम इसी को 2 और q लिख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि 0, 2, 4, 6, 8 और एक बताए थे 1, 3, 5, 7 और 9। बोले थे जिस संख्या के अंत में ये सारी संख्या आ जाए, यानी 0, 2, 4, 6 आ जाए और 8 भी आ जाए, तो वो आपका सम होता है। और जिस संख्या के लास्ट में आपका 1, 3, 5, 7, 9 आए, वो आपका विषम होता है। ये बात आपको हम बता चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो क्या आप इसको लास्ट में अगर आप देखें 0 है, तो क्या इसको आप सम नहीं कर सकते? या हम ये भी डेफिनेशन बताए थे, जिस संख्या में 2 से भाग लगाए और पूरा का पूरा वो भागे लग जाए उस संख्या में, तो वो सम होता है। तो आप देखें 2q में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सम आया। दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारा जो स्टेप होगा वो r के अकॉर्डिंग चलेगा कि r कितना है, जितना होगा उतना स्टेप लेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्या होगा, a बराबर b की जगह पे 2, q का q, और यहाँ पे दूसरा स्टेप में हमारा शेषफल क्या बच सकता है, 0 के अलावा 1। और आपको हम बताए थे जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, वो आपका क्या होता है, विषम संख्या होता है। क्या होता है, वो विषम होता है। ये आपका क्या है, विषम संख्या। अब सवाल को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं और आपको समझाने की प्रयास करते हैं कि सवाल क्या कहा। देखेंगे यहाँ पे, देखिए सवाल क्या कहा। सवाल कहा था यहाँ पे कि दर्शाइए कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप, है ना, रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे कहा कि जो 2q है वो क्या है ना, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। तो क्या यहाँ पे 2q सम पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल है। उसके बाद आगे कहा कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखें, क्या 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल इसी रूप का है। तो यहाँ पे हमारा ये सवाल बन गया। हम कहेंगे ये हमारा सवाल जो है ये बन चुका है, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा इसको और समझाने का प्रयास करें आपको। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दें, क्योंकि 2q एक है ना सम धनात्मक है ना, क्या कह सकते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि 2q प्लस 1 यहाँ पे देख सकते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। आई होप ये सारे सवालों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल अगर देखें तो सवाल यहाँ पे दिया है
कि दर्शाएं, यानी उदाहरण नंबर 3 का है कि दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। हल करने का बस सिंपल सा तरीका कि आप पहले हल लिखेंगे और जो सवाल दिया है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का पूछा है, उसमें भी आप आगे देखेंगे तो कहा है विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बताया। तो यहाँ पे पहले हम मानेंगे, ऐसे सवालों के लिए हम पहले मानते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, ठीक है, जहां b बराबर कितना। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि q के साथ जो संख्या लगा रहेगा वो हमेशा b होता है, तो वो हमारा 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे यूक्लिड का यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम का यूज करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, ये कहता है कि a बराबर bq + r और r जो होगा b से छोटा होगा, r क्या होगा, b से छोटा होगा। अब देखिए a तो a है, b का वैल्यू क्या है, 4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, तो 4q और प्लस में r क्या हो सकता है, तो b से छोटा होगा, तो b है हमारा 4 और 4 से छोटा क्या हो सकता है, तो 4 से छोटा 1 होगा, 4 से छोटा 1 होगा, सॉरी 4 से छोटा 0 भी होगा, 4 से छोटा 1 होगा, 4 से छोटा 2 होगा, 4 से छोटा 3 भी होगा, लेकिन 4 नहीं हो सकता है क्योंकि 4 4 के बराबर होता है। अब देखिए हमारे पास जितना रिमाइंडर उतना स्टेप हम लोग लेंगे। तो पहला स्टेप क्या कहेगा, पहला स्टेप है हमारा स्टेप फर्स्ट, a बराबर, तो a बराबर b की जगह पे 4, q की जगह पे q ही रहेगा और r की जगह पे हम पहले लेंगे 0 को। और अभी हम बताए थे जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए वो सम हो जाएगा। दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा a बराबर bq, तो b की जगह पे 4, q का q और r हमारा क्या होगा, दूसरा, पहला में 0 आया तो दूसरा में 1 आएगा, 1। अब अभी जस्ट बताए थे किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 आ जाए तो वो आपका विषम होगा, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप अगर देखें यहाँ पे तो अगला स्टेप हो जाएगा स्टेप नंबर 3, और 3 क्या कहता है, a बराबर bq, b की जगह पे q, यानी b की जगह पे 4, q का q और r की जगह पे अब आएगा क्या चीज़, 2, तो 2 लगाएंगे। और अभी हम जस्ट बताए थे जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो हो जाएगा आपका सम, क्या हो जाएगा, सम। स्टेप हम लोग का अब अगला होगा स्टेप 4, और a बराबर b की जगह पे 4, q का q होगा, ठीक है, और r की जगह पे अब आएगा 3, तो 3 डालेंगे। और 3 क्या होता है, 3 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे विषम, ठीक है। अब इतनी बात जब जान गए तो हम लिखेंगे चूँकि 2q + 0, 2q + 4, सॉरी 2q + 2 सम धनात्मक पूर्णांक है, जबकि 2q + 1 एवं 2q + 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। और यही बात हमको दर्शाना भी था, बताना भी था, और इस तरह से हम सवालों को दर्शा दिए, बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप देखें एक बार सवाल को फिर से पढ़ें तो दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे हम बताए हैं ना, 2q + 1 एवं 2q + 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसको हल करने के बाद हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं और समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे तो उदाहरण नंबर 4 है और कहता है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं।
वो इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की प्रात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ को अगर हम लोग समझने की प्रयास करें तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूनतम स्थान। ये न्यूनतम स्थान क्या होता है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये सवाल एचसीएफ का है, एचसीएफ पे बनाया जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि न्यूनतम क्या होता है और है ना अधिकतम क्या होता है। इनके ऊपर देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो संख्या लिखते हैं। कोई दो संख्या लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक 12 और एक ले लेते हैं है ना 24 ले लेते हैं। मान लीजिए दो संख्या लिए और दोनों संख्याओं को है ना पे विचार करेंगे और समझेंगे। अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बारे में हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। इसका अगर हम टेबल लिख लें, यानी इसका मल्टीपल लिख लें, तो आप क्या कह सकते हैं, 12 इकाई 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96। ठीक है, और इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं कि ये रुकेगा, ये बढ़ता रहेगा। आगे आप इसका मल्टीपल आप लिखते रहेंगे। ठीक है, 24 के बारे में देखें तो 24 होगा और 24 की अगर डबल कर दीजिए तो 48 हो जाएगा। अगर इसको 3 बार पढ़ते हैं तो 72 होगा। अगर इसको 4 बार पढ़ते हैं तो 96 होगा। अगर इसको 5 बार पढ़ते हैं तो 120 होगा और इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया इसका। अगर आप देखें तो मल्टीपल, ये इस साइड वाले को हम लोग कहते हैं मल्टीपल, यानी मल्टीपल कहते हैं इसको, मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल्स यानी इसको कहते हैं गुणज, इसको गुणज कहते हैं। और गुणज जो होता है ये बढ़ता चला जाएगा, है ना, बढ़ता चला जाएगा। अब अगर हमें इसको ये देखें कि इस 12 को वो कौन कौन सी संख्या है जो इसे पूरा का पूरा यानी डिवाइड कर देता है, तो वो होता है आपका 1, वो होगा 2, वो होगा 3, वो होगा 4, क्योंकि 4 से भी पूरा का पूरा डिवाइड होता है, वो हो जाएगा 6 और 12 तो खुद है ही। ठीक है, 12 भी यानी 12 को विभाजित कर देगा। अगर 24 के बारे में हम लोग देखें, 24 के बारे में देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 से पूरा से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, उसके बाद 12 से हो जाएगा और खुद 24 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड वाले को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फैक्टर, इसको कहते हैं फैक्टर। ठीक है, यानी इसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड, गुणनखंड। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, अगर हम इसमें इस 12 और 24 में कहें कि इसमें सबसे वो बड़ी संख्या बताइए जो दोनों में आ रही हो, वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो दोनों में आ रही है, तो देखिए हम सबसे बड़ी संख्या नहीं बता सकते इस दोनों में वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो आ रही है, क्योंकि आप लिखते चले जा रहे हैं, अनंत बार आप लिखते चले जाएंगे, अनंत बार आपको संख्याएं मिलेगी। लेकिन इनमें हम अगर आपसे ये पूछें कि 12 और 24 में वो सबसे छोटी संख्या बताइए जो दोनों में है, सबसे छोटी संख्या, तो वो आप बताएंगे कि वो सबसे छोटी संख्या 24 है जो दोनों में आया है। यानी 12 के भी टेबल में है और 24 के भी टेबल में, वो कौन सी है सबसे छोटी, तो वो आपका 24 है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या आता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं एलसीएम, है ना, यानी एलसीएम उसी छोटी संख्या जो दोनों में सबसे छोटी है, यानी छोटी जो प्रथम बार आया, क्योंकि मैक्सिमम को तो आप लिख नहीं सकते, तो सबसे यानी छोटी संख्या को लिख सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, मल्टीपल्स। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, इसको हम लोग यानी लोसो, यानी लो और सो, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, आप बताइए अगर हम इस साइड आ जाएं और आपको बोले कि सबसे छोटी कौन सा होगा, तो सबसे छोटी किसी भी दो संख्याओं का जो फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो 1 तो सभी का होता है, इसीलिए हम यहाँ 1 नहीं ढूंढते, यहाँ पे ढूंढेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में आए,
वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में आए। तो वो कौन संख्या है? तो वो आपका यहाँ पे 12 है, क्योंकि 12 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में है। देखिए अब इससे 12 नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे जो हम फैक्टर में जो ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं बड़ी संख्या, और गुणज में जो है हम सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं जिसको हम एलसीएम कहते हैं। और जहाँ हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर, यानी यहाँ पे फैक्टर कहते हैं। और वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, यानी इसको हिंदी में मोसो लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि जब मल्टीपल में होती है दो संख्या तो उसकी हम बड़ी संख्या नहीं ढूंढ सकते हैं, तो उसका हम छोटी संख्या ढूंढते हैं जो दोनों में आए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम। और जब दो संख्याओं का फैक्टर दिया हो तो उसकी सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं जो दोनों में आए, उसी को कहते हैं हम लोग HCF। ठीक है, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब इसी पे ये सवाल था कि वो न्यूनतम यानी स्थान घेरें। तो न्यूनतम स्थान घेरने के लिए यानी दो संख्या दिया हुआ है, इसके मल्टीपल में हम आगे बढ़ेंगे तो वो तो हम ढूंढ नहीं सकते, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या यानी ढूंढ सकते हैं जो दोनों में आए, यानी उनके फैक्टर को तो ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए जब हम इनके फैक्टर को ढूंढेंगे, उनको जब हल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? हल लिखेंगे। और हमारे पास जो दिया हुआ है 420 और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है 130। इसका हम लोग क्या ढूंढेंगे? फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि सजाएंगे उसको रखने के बाद, यानी उसको सजाने के बाद वो कितना हाईएस्ट होगा जिसको इसके ऊपर रखने के बाद ये न्यूनतम स्थान यानी घेर ले। ठीक है, ऐसे हमको ढूंढना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम निकालेंगे किनके मदद से? तो यूक्लिड, है ना, विभाजन एल्गोरिदम के मदद से हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, इसको हम पूरा ही लिख देते हैं, विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, फिर वही बात, ये क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस R, और R जो होगा B से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। आप इधर रफ कर लें, और रफ में हम लोग छोटी संख्या से, है ना, बड़ी संख्या में क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो कितनी बार में लगा सकते हैं? अगर हम 3 बार में लगाएं, अगर 3 बार में लगाएं, 4 तिया 12, 4 1, हाँ 3 बार में लग जाएगा, तो 3 तिया 9, 3। ठीक है, इसको आप घटा लें, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपको 3। ठीक है, ये आपका A है, ये B है, ये Q है, और ये आपका R है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो पहला स्टेप होगा वो स्टेप क्या होगा? तो A बराबर यानी 420 बराबर 130 गुना 3, और जोड़ेंगे कितना? तो 30 को, और शेष फल हमारा जब तक 0 ना आए हम अपने स्टेप को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दूसरा स्टेप जो हमारा, स्टेप नंबर सेकेंड जो है हमारा, वो क्या होगा? इस छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या में। तो छोटी संख्या 30 है, बड़ी संख्या आपके पास 130 है। ठीक है, 4 बार में लगा दें, 4 तिया 12, यानी 120 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 रह जाएगा। ठीक है, कितना रह जाएगा? 10 रह जाएगा। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अब यहाँ पे A होगा, A हो जाएगा 130 बराबर, है ना, B हो जाएगा 30, और Q हो जाएगा 4, और शेष फल आपका 10 हो जाएगा। और शेष अभी भी 0 नहीं आया है, इसीलिए हमारा स्टेप आगे बढ़ता रहेगा। तो स्टेप हमारा जो 3 होगा वो क्या हो जाएगा? 10 से हम फिर डिवाइड करेंगे 30 में, तो 3 बार में हो, यानी ये पूरा का पूरा यानी लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 30 बराबर 10 गुना 3 जोड़ 0, यानी अब हमारा शेष क्या आ गया? 0 आ गया। जब 0 आ गया तो अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे, और हमारा ये सवाल बन गया। अब देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कहेंगे, अतः बर्फियों की न्यूनतम
न्यूनतम ढेरी की संख्या जो होगा वो संख्या क्या होगा, वो 10 होगा। 10 की संख्या में जब उसको हम सजाएंगे तो कम स्थान यानी वो हमारा लेने वाला है। तो आई होप ये सवाल को भी आप समझे होंगे और इसका आंसर आपका 10 हो गया। तो इस तरह से हम सारे सवालों को हल किए हैं और आगे आने वाले जो इसके एक्सरसाइज हैं प्रश्नावली उनको भी हम हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह के वीडियो यानी आगे भी देखना है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।